तो जसपाल साहब, ये ट्रीटमेंट हम फिर कैसे उनका स्टार्ट करेंगे एक पेशेंट का जिसको हमने डायग्नोज किया है कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया? देखिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है मेडिकेशन। सबसे पहले जो मेडिकेशन के ज़रिए ये इलाज जो है वो शुरू होता है इस बीमारी का, जिसके अंदर डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं। और इसके साथ साथ फिर जो है जैसे पेशेंट के अंदर रिसेप्टिविटी को आती है, या अगर पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोसिस की स्टेट में है, तो जब तक साइकोसिस सेटल डाउन नहीं हो जाता तब तक जो थेरेपी जो है काउंसलिंग वो इफेक्टिव नहीं रहती। तो पहले तो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट शुरू होता है, और पेशेंट जैसे ही स्टेबिलिटी की तक पहुंचता है तो उसके बाद फिर काउंसलिंग अपना रोल प्ले बिल्कुल। करती है, जिसके अंदर सीबीटी जो है वो बहुत अहम है। कि पेशेंट जैसे डिलूजनल थॉट्स के साथ होता है, तो उन इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट के साथ रिप्लेस करने के लिए फिर काउंसलिंग के अंदर उसको लाया जाता है। सोशल ट्रेनिंग जो है वो पेशेंट को दी जाती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन जो है उसके हवाले से कुछ पेशेंट को टास्क जो है वो दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से पेशेंट को दोबारा से उसकी ज़िंदगी में बहाली की तरफ जो है वो लाया जाता है। बेसिकली जितने भी वो सिम्टम्स हैं हम उनको देखना शुरू कर दें तो हमने उनको ही ठीक करना है। जो साइको थेरेपी हो रही है, जो सीबीटी हो रही है, वो डिल्यूशंस के लिए हो रही है, फिर सोशल विड्रॉन के लिए हो रही है, फिर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, फ्लैट मूड है, फ्लैट एक्सप्रेशन है, तो सोशल ट्रेनिंग हो रही है, रीट्रेनिंग हो रही है। तो जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उनको ही हमने ठीक करने की तरफ जाना है। पहले हम वो हेल्प लेते हैं विद द मेडिकेशन, एंटीसाइकोटिक्स। काफ़ी हद तक हम जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी स्मॉलर डोजेज में हम एंटी डिप्रेसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ लेफ्ट टू द ओपिनियन, टू द रिकमेंडेशन ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट कि पेशेंट को अगर प्रोलॉन्ग्ड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और रेजिस्टेंट हैं, बेहतर नहीं हो रहे, तो तब एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं। इसमें मसला ये आ जाता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उन्होंने डोपामिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करना है। डोपामिन के लेवल्स इंक्रीज़ होंगे तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव सिम्टम्स आने का ख़दशा होता है। तो इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करके हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल, हॉस्पिटलाइजेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, कि बिल्कुल। पेशेंट जो है वो हर वक्त जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में हो, Yeah. और ये सारे सिम्टम मेडिकेशन से आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते हैं। फिर काउंसलिंग वो इसके अंदर रोल प्ले करती है। तो इसी तरह से यानी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के ज़रिए हम जो है पेशेंट को लेके चलते हैं, और इसी से फिर जो नताइज वो सामने आते हैं। बिल्कुल, ये तो पार्ट हो गया पेशेंट पे हमने काम कर लिया। Yeah. सेकेंड पार्ट जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट द पेशेंट दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम योर डिजीज़, फ्रॉम दिस डिजीज़ स्किज़ोफ्रेनिया से पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो उन पे क्या काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब भी किसी भी डिसऑर्डर के साथ कोई पेशेंट होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी पूरी फैमिली के लिए ही वो बहुत एक गम का समा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इस तरह के पेशेंट के साथ जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे होते हैं, उनके अपने भी काफ़ी ज़्यादा मूड के चैलेंजेस चैलेंजेस जो है होते वो हैं। आते हैं, स्ट्रेस हर वक्त रहता है उनको। तो उनकी भी हेल्थ की बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस। जेनेटिक मेकअप तो उनका भी वही है Yeah. जो पेशेंट का है। Very true. जो उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर हो गई, सिबलिंग्स हो गए, तो किसी ना किसी हद तक वो स्पेक्ट्रम वाली बात जो मैं आपने की, जी. तो किसी ना किसी स्पेक्ट्रम में दे ऑल्सो लाई। हो सकता है कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए। Yeah. बिल्कुल, ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी जो है किसी न किसी तरह की मेडिकेशन फिर जो है स्टार्ट करनी पड़ती है, चाहे वो एनजाइटी के लिए हो या डिप्रेशन के लिए हो। सो डिपेंड करता है कि किस स्टेट के अंदर वो हैं। तो फैमिली को एजुकेट करना जो है वो बहुत अहम है इसके अंदर, कि फैमिली को ये बताया जाए कि ये जो कंडीशन है पेशेंट की, ये डिजीज़ है, और जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप पेशेंट के लिए जो है कुछ अफेक्टिव कदम जो है वो नहीं ले सकते। क्योंकि जब फैमिली अंडरस्टैंड करना शुरू करेगी तो पेशेंट को देखने का उनका नज़रिया बदलेगा, और जब वो नज़रिया बदलेगा तो वो डेफिनेटली वो ख़ुद भी एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड के साथ उनके साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा से इस्तवार जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि इन डिसऑर्डर्स के हवाले से जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं आमतौर पे मिसकंसेप्शंस, वो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा करती हैं। तो बाज़ दफ़ा फैमिली को एक दो सेशन में अगर समझ आ भी जाए तो कुछ सेशन गुजरने के बाद फैमिली भी जो है रिलैप्स कर जाती है। Very पुराने true. पैटर्न्स पे चली जाती है। एग्जैक्टली अपनी समझ बूझ के एतबार से फैमिली भी रिलैप्स कर जाती है, पुराने पैटर्न्स पे आ जाती है। वही जो डायलॉग्स हैं जिस तरह से फैमिली कर रही होती है पहले पेशेंट से, वास्ते वगैरह देना, कस्में वगैरह देना, या ये इस तरह से, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनको हम बताते हैं कि एक मेडिकल कंडीशन है, और इसके अंदर जो मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं
जो प्रोटोकॉल्स हैं, जिन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप पेशेंट से बात करेंगे, तो जो रिकमेंड किया जाता है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ही नतीजे है वो निकल पाएंगे। तो फैमिली को एजुकेट करना और फैमिली को उनके रोल के हवाले से बताना, उनकी जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको आगाह करना, ये सारी चीज़ें जो है ये अप्रोच रहती हैं काउंसलर की कि वो उसकी ड्यूटी के अंदर है ये सारी चीज़ें शामिल कि वो फैमिली को भी साथ साथ जो है इस पे एजुकेट करे। और आने जब पेशेंट अगर कोई इंडोर में है पेशेंट, तो जब आउटडोर के अंदर जाएगा तो आउटडोर के अंदर क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं, उनके हवाले से पहले ही फैमिली को प्रिपेयर करे। बिल्कुल। क्योंकि एक डॉक्टर के लिए, एक साइकेट्रिस्ट के लिए बाज़ दफ़ा ये कहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। बिल्कुल। तो क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जिन जो लाइफ टाइम पेशेंट के साथ जो है वो चलती हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छे से इफ़ेक्टिवली मैनेज करना सीख जाते हैं तो फिर हमारी एनर्जीज उतनी नहीं लगती, हम बहुत खुश असलूबी से बड़े अच्छे तरीके से उनको डील करना सीख लेते हैं। तो इसलिए फैमिली का ट्रेनिंग में आना और लर्न करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।